तो महाराष्ट्र का चुनाव वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में काउंटिंग चल रही है। तो मुंबई समेत 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब से एक एक करके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। राज्य के 893 वार्डों की तमाम सीटों के ऊपर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो 227 वार्डों के लिए इस बार तमाम प्रतिनिधियों ने, तमाम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई है और देखना होगा कि उनकी किस्मत का फैसला आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच में कड़ा मुकाबला है। मुंबई में करीब 52.94% मतदान हुआ और आपको बता दें कि इस बार जो है सबसे अहम सीटें जैसे कि मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, यहां पर बीजेपी और शिवसेना के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। मुंबई में सबसे ज्यादा दबदबा शिवसेना यूबीटी बीजेपी का है। तो ठाणे की बात कर लें, शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा बताया जा रहा। तो साथ ही कल्याण, डोंबिवली में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा बताया जा रहा है। और देखिए नागपुर की भी बात कर लें तो वहां पर भी बीजेपी का दबदबा सबसे ज्यादा है। संभाजी नगर में बीजेपी, साथ ही साथ एआईएमआईएम, शिवसेना यूबीटी तीनों का दबदबा लगातार बना हुआ है। और देखिए ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि अब से वोटों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है और इसके पहले किस तरीके से वहां पर चेकिंग होती हुई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ये भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो देखिए आज फैसला हो जाएगा कि बीएमसी का किंग कौन होगा और बीएमसी के दंगल में जीत किसकी हुई है, ये बातें भी साफ हो जाएंगी। लेकिन जो एग्जिट पोल में दावे निकलकर सामने आए वो ये आते हुए कि इस बार बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। तो देखिए ठाकरे ब्रदर्स का भी दबदबा और इसके वजह से जो एक तरफा मुकाबला पहले समझ में आ रहा था वो एक तरफा मुकाबला नहीं होता हुआ और कहीं ना कहीं वोट छिटकता हुआ भी नजर आया। तो मराठी वर्सेस गैर मराठी की लड़ाई है, देखना होगा कि इस बार जीत किसकी। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और देखिए कल की भी तस्वीर हम आपके साथ साझा करते हुए किस तरीके से कल तमाम बड़े नेता वोट करते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ राज ठाकरे भी कल वोट करते हुए नजर आए, आदित्य ठाकरे भी वोट करते हुए नजर आए, साथ ही साथ तमाम सेलिब्रिटीज भी वोट करते हुए नजर आए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भी आप देख रहे थे और कल हमने तस्वीरें देखी, आम जनता भी वहां पर वोट करती हुई नजर आई। और बता दें मुंबई में करीब 52.94% मतदान होता हुआ नजर आया। तो देखिए कांग्रेस गठबंधन को 60 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं, ऐसा एग्जिट पोल के सर्वे में बताया गया है। ये बातें सामने आई हैं। तो देखिए इस बार बीएमसी चुनाव में कुल 52.94% वोटिंग हुई है। और 2017 की बात करें तो चुनावों में 2017 में 55.53% वोटिंग हुई थी, यानी कि लगभग 3% इस बार कम वोटिंग हुई है। लेकिन देखना होगा कि इस बार बीएमसी का दंगल कौन जीतेगा। तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला इसी बीच सामने आता हुआ। बीएमसी चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। एक बार में सिर्फ 2 वार्डों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी। तो देखिए एक बार में सिर्फ 2 वार्डों के लिए गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आता हुआ। तो बीएमसी चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला कि सिर्फ एक बार में 2 वार्डों की गिनती की जाएगी और देखिए किसी भी तरीके की वहां पर दिक्कत ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कई बार किस तरीके से मारपीट की घटनाएं हो जाती है, वहां पर अचानक से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आता है। तो इस बार कहा किसका दबदबा, आपको ये भी बताते हुए कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी और बीजेपी का दबदबा है, ठाणे में शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा है, कल्याण डोंबिवली में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा। तो वहीं नागपुर की बात कर लीजिए तो वहां पर बीजेपी का दबदबा है, जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं और ऐसे में वहां पर बीजेपी का दबदबा इस बार दिखाई दे रहा है। तो पिछली बार से इस बार बीएमसी का चुनाव कितना अलग, चलिए आपको ये भी बताते हैं। तो देखिए पहली बार ठाकरे ब्रदर्स एक होकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव है, क्योंकि हमने देखा था पहले किस तरीके से जो पिछला चुनाव था उसमें शिवसेना एक थी और एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ यूबीटी एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आते थे। लेकिन इस बार 2 फाड़ है और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हुए, ऐसे में मराठी वोट बैंक भी बंटता हुआ नजर आएगा। तो देखिए एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद से भी ये पहला बीएमसी का चुनाव है। पहले एनसीपी भी एक हुआ करती थी, लेकिन जब से एनसीपी 2 हुई उसके बाद ये पहला बीएमसी चुनाव। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के बाद से
पहला बीएमसी चुनाव है। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री जब बनाए गए उसके बाद से ये पहला बीएमसी चुनाव, इसलिए भी ये बहुत ही खास माना जा रहा है। तो पिछले चुनावों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही थी और इस बार भी देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं का साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिलता हुआ नजर आएगा, शिंदे गुट को, क्योंकि सर्वे यही बताते हैं। और इस पर उनका क्या कुछ रिएक्शन आएगा, क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना की शुरुआत एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई थी, जो कि इस वक्त कंटिन्यू भी है महाराष्ट्र में। लेकिन कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय लेते हुए एकनाथ शिंदे दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हम महिला वोट बैंक की बात करें तो 44% वोट प्रतिशत बीजेपी की ओर जाता हुआ देखा गया है, अगर सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं तो। और अगर हम यूबीटी की बात कर ले तो 40% यूबीटी की तरफ महिलाओं का वोट बैंक जाता हुआ दिखाई दिया है, जैसा कि सर्वेज बता रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होंगे, आज तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी बीच अभिषेक मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर, क्योंकि देखिए वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है और इसी के साथ ये भी सूचना सामने आई है कि एक बार में सिर्फ 2 वार्डों की गिनती की जाएगी। बिल्कुल, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब धीरे धीरे करके मतपेटियां खोली जा रही है। कई प्रभाग के आधार पर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वर्ली काउंटिंग सेंटर पर मैं खड़ा हूं। यहां पर पूर्व मेयर की वोटों की गिनती होगी, पूर्व जो उप महापौर रही हैं उनके वोटों की गिनती होगी और इसके साथ साथ अलग अलग प्रभाग के लोगों की गिनती होगी। खास करके इस वार्ड को इसलिए इम्पोर्टेंट दिया गया है क्योंकि वर्ली जो है वो आदित्य ठाकरे की विधानसभा रही है और यहाँ पर सारी ताकत शिवसेना और बीजेपी दोनों ने झोंकी हुई है। मराठी मानुस के मुद्दे पर सबसे बड़ी जंग यहीं पे लड़ी गई है और मुंबई में जिस तरीके की सिचुएशन है उन सारी चीज़ों को देख करके अब मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। अब से कुछ घंटे के भीतर रिजल्ट साफ हो जाएगा कि किसके साथ मतदाता है। खास करके सरकार की कई सारी योजनाएं चलाई गई थी, क्या उसका असर दिखेगा, क्या लाडली बहन का असर दिखेगा, क्या साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का असर दिखेगा, क्या मराठी मानुस का असर दिखेगा, क्या हिंदू मुस्लिम का असर दिखेगा, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो लोगों के बीच में थे और लोगों ने उसको जाकर के मतदान किया। उनकी गली साफ कौन रखेगा, उनका रोड कौन बनाएगा, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है और ऐसे में लोकल बॉडी के चुनाव में फेसेस भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं क्योंकि व्यक्ति का चेहरा, रीचेबल पॉइंट कितना है, कैसे पहुंच सकता है और क्या काम करने का उसका तरीका है, ये सारी चीजें मतदाता देखते हैं और मुंबईकर खास करके देखते हैं क्योंकि पिछले काफी समय से शिवसेना जब 25 साल से सत्ता में रही और उसके बाद अब इसके लिए साख की लड़ाई इसलिए है क्योंकि शिवसेना टूट गई और टूटने के बाद 2 फाड़ हुई। शिंदे अलग हुए, यूबीटी शिवसेना अलग हुई, उद्धव ठाकरे का ग्रुप। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे दिखे हैं, क्या उसका भी प्रभाव पड़ेगा एक सर्टेन वोट बैंक पर जो राज ठाकरे का था, क्या उनके साथ जुड़ रहा है? और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम का संदेश जनता ने दिया है। जैसे आपने बताया कि एकनाथ शिंदे जी की सत्ता आने वाली है, तो लंबे समय से शिवसेना की जो यहाँ पर सत्ता रही है, अगर वो जा रही है तो क्या कहेंगे आप? देखिए 25 साल में कुछ काम नहीं हुआ है मुंबई में। एक खड्डे मुक्त मुंबई को लेके हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने फेज 1, फेज 2 में 400 किलोमीटर खत्म किया है। जहां यूटिलिटी डक्ट्स है, यूटिलिटी टनल्स है, वहां उन्होंने 26 कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल भेजा। शासन प्रशासन का भ्रष्टाचार हम सब जानते हैं, तो मैं वो स्पर्धा में नहीं जाऊंगी। एक स्विच ट्रीटमेंट प्लांट आप नहीं दे सकते हैं जब आपका बजट 74,000 करोड़ है। हमने 7 स्विच ट्रीटमेंट प्लांट्स, और वो भी टाइम बाउंड। जब आप डेवलपमेंट। तो देखिए साइना, एनसी को सुन रहे थे आप, किस तरीके से काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और इसी बीच किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव 2026 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चुनाव आयोग की तरफ से भी बातें क्लियर कर दी गई है कि एक बार में सिर्फ 2 वार्डों की गिनती की जाएगी। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, महिलाओं का जिक्र कर रहे थे आप कि इस बार महिलाओं का रुझान किसके तरफ होगा, जो कि सर्वे सामने आए थे और कल जिस तरीके से इलेक्शन हुए उसके बाद से जो नतीजे निकलकर सामने आए उसमें यही दिख रहा है कि महिलाओं का साथ
44% बीजेपी की ओर जाता हुआ, महायुति की तरफ जाता हुआ और ऐसे में यूबीटी की तरफ 40% जाता हुआ। क्या लगता है इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ले सकते हैं क्या? क्योंकि लाडकी बहन योजना की शुरुआत उनकी तरफ से की गई और बार बार हम देखते हैं अलग अलग मंचों से वो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं लेते हुए भी नजर आते हैं। हेलो, काम किया है। इस बार के बीएमसी चुनाव के लिए जब मैनिफेस्टो रिलीज किया गया, उसमें बीजेपी और शिवसेना यानी महायुति ने एक अलग से सेक्शन महिलाओं के उद्यमता को लेकर रखा, महिलाओं को कैसे लखपति बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए किस तरीके से रोजगार के साधन सृजन किए जाएंगे, बसों में किस तरीके से महिलाओं को 50% फ्री जाने के लिए भी उसमें प्रस्ताव रखा गया। तो कहीं ना कहीं महायुति का भरोसा महिलाओं के ऊपर है और इसीलिए सर्वे में ऐसा दिख रहा है कि महिलाओं का भरोसा भी महायुति पर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ये लोकल बॉडी का चुनाव है, यहाँ रात में खेल पलट जाता है। अब जब पिछले वोटिंग के एक दिन पहले जब लोगों का डोर टू डोर मिलना था, उस समय में क्या सिचुएशन बदली है, क्या लोकल बॉडी चुनाव में फेसेस देखे जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि सिंबल किसी का भी हो, लेकिन व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है, कौन उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज़्यादा जल्दी पहुंच सकता है वहां पर, और कौन दूर का है, कौन करीब का है, अलग अलग इक्वेशंस देखे जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो लग रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, उसमें महायुति को एज है, महायुति सरकार बनाती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। लेकिन जब नतीजे आएंगे तब क्या एग्जिट पोल ही कन्वर्ट होता है या फिर नतीजे पलटेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अभिषेक, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे उसके बाद ही तस्वीरें क्लियर होनी भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ अभिषेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि आप मुंबई में रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, क्या लगता है वहां पर इस बार जो है जिस तरीके से हम देखते हैं चुनाव में कास्ट का मुद्दा बहुत ही गरमाया रहता है, धर्म का मुद्दा गरमाया रहता है, क्या क्लास का मुद्दा भी इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या अलग अलग लोग जैसे कि झुग्गड़ झोपड़ी वालों के लिए अलग मुद्दे हैं और जो बिल्डिंग में रहते हैं वो अलग मुद्दे? आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया, ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है, हमारा मेयर हो रहा है। ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपका मेयर आएगा, आपको लगता है कि 100% आएगा। देखिए, हमने लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि डरो मत। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत। आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, संजय राउत को सुन रहे थे आप, किस तरीके से ईवीएम से वोट गायब किया है, एक बार फिर से ये आरोप लगाते हुए। और देखना होगा रिजल्ट के बाद क्या कुछ उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक, जैसा कि मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि कास्ट का मुद्दा, साथ ही साथ हम देखते हैं किस तरीके से धर्म का मुद्दा गरमाया हुआ है, मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा बहुत ही गर्म है, तो क्या इस बार क्लास का मुद्दा भी बेहद अहम है? क्योंकि देखिए, जो झुग्गी झोपड़ी वाले उनके लिए मुद्दे अलग होते हैं, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए अलग होते हैं। तो क्या इस बार ये भी ग्राउंड पर देखने को मिला चुनावों के बीच? जो होता है आएंगे अभिषेक आपके पास, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आते हुए, पुणे नागपुर थाने में बीजेपी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान सामने आते हुए जिसमें कि
शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो पुणे, नागपुर, ठाणे में बीजेपी आगे चल रही है। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे कि कहां पर किसका दबदबा है, उसमें आपको बता दें कि ठाणे में बीजेपी का दबदबा, साथ ही पुणे में, नागपुर में बीजेपी का दबदबा लगातार बताया भी जा रहा था। और इसी बीच ये रुझान भी सामने आते हुए कि बीजेपी वहां पर बढ़त बना रही है। और इसी बीच अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, क्लास का मुद्दा जरूर रहता है शहरी इलाके में, क्योंकि बिल्डिंग की प्रायोरिटी अलग होती है, स्लम की प्रायोरिटी अलग होती है। लेकिन वोटिंग जो है सबसे ज़्यादा स्लम के लोग करते हैं और बिल्डिंगों के लोग कई बार वोटिंग परसेंटेज में कम रह जाते हैं। इस शहर में जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे 50-52% वोटिंग होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी कहाँ पर और किस तरीके से तय की गई है। तो ऐसे में अब चूंकि अब वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में सबकी निगाहें हैं नतीजों पर कि किस प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि पिछले अगर चुनाव के प्रचार की बात करें तो हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा, मराठी मानुस एक बड़ा मुद्दा रहा। साथ ही साथ आखिरी समय में जिस तरीके से शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे ने एक बड़ी सभा के दौरान ये बताया कि मुंबई में मराठी मानुस को कैसे खत्म करने की कोशिश हो रही है, इस मुद्दे को लेकर के भी क्या लोगों ने वोट किया, या बीजेपी ने दिखाया कि विकास किस तरीके से किया, कोस्टल रोड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हुए, अटल सेतु हुआ, या फिर मेट्रो की एक जाल बिछाने की जो कोशिश है, उस सारी चीज़ों को लेकर के भी लोगों ने वोट किया। तो अब वोटिंग के समय में इन सारे मुद्दों को रखा गया। साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर नागरिक थे, उन्होंने अपने जो वहाँ पर लड़ने वाले उम्मीदवार थे उनके फेसेस भी देखे, उनके भी चेहरे देखे कि वो उनके लिए कितना सुटेबल है, कितना उनके गली का, गटर का, नाली का और उनकी सड़क का मुद्दा बना सकते हैं, कितना सार्वजनिक शौचालयों की सुरक्षा अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखवा सकते हैं, नए चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, नए जो यूटिलिटीज़ हैं, नई फैसिलिटीज़ हैं, उनको कौन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। इन सारे मुद्दों को, मुंबई में ट्रैफिक जाम एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ट्रैफिक मुंबई में हाल बेहाल है। 4 से 5 घंटे लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर चलने में 4 से 5 घंटे तक लग जाते हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पर कहीं न कहीं लोगों ने ध्यान रखा है और उसके बाद जाकर के मतदान किया है। अब मतदान होने के बाद आज जब अलग अलग पार्टियों के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन मतदाता कब किसको कहां कितना आशीर्वाद देता है, ये कुछ देर में तय हो जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, कुछ देर में ये बातें तय हो जाएंगी, ये बातें निकलकर सामने आ जाएंगी कि मतदाताओं का क्या रुझान है और मतदाताओं का साथ किसके साथ है। क्योंकि देखिए अब तस्वीर आनी शुरू भी हो चुकी है, बीजेपी आगे चल रही है। जैसा कि नागपुर और पुणे में ये जानकारी सामने आई है कि ठाणे, पुणे और साथ ही नागपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। क्या लगता है अभिषेक, इस वक्त जहां पर आप मुंबई में जहां पर वर्ली काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर सुरक्षा के जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ वहां पर स्थिति, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही लाइव तस्वीरें भी हम काउंटिंग के दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। जी देखिए, जहां पर अगर जैसे आपने बताया कि कई जगहों पर, कई महानगर पालिकाओं में बीजेपी आगे चल रही है, तो निश्चित अगर पुणे की बात करें तो पुणे में अजीत पवार वर्सेस बीजेपी था, यानी सरकार में एक तरफ सत्ता में साथ में बैठे हैं और महानगर पालिका में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में लड़ रहे थे। नागपुर की बात करें तो नागपुर में बीजेपी के लिए साख की बात थी, क्योंकि वहां पर संघ मुख्यालय है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता, मुख्यमंत्री खुद नागपुर से आते हैं, नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, तो और उसके साथ साथ राजस्व मंत्री महाराष्ट्र के वो नागपुर से आते हैं। तो वहां पर भी बीजेपी की साख लगी हुई थी। नागपुर की बात करें तो नागपुर की हो गई। उसके दूसरी जगह थाने की बात करें तो एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो वहां से आते हैं और वहां पर बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन बीजेपी या सरकार की स्थिति साफ इसलिए थोड़ी सी दिखने लगी है क्योंकि जिस तरीके के काम पिछले 1 सालों के भीतर हुए हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश हुई है, इन्वेस्टमेंट करीब 20 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 1 साल के भीतर लाया है, वो एक बहुत ही ज़्यादा
आकर्षक है कि 20 लाख करोड़ बिल्कुल अगर आता अभिषेक, है और तो देखिए वो उससे आकर्षण कितने का केंद्र रोजगार रहा सृजित भी होंगे। है, लेकिन मतदाता किसके साथ है आज ये तस्वीरें साफ होती हुई भी नजर आएंगी। और इसी बीच हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय पाठक जी जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बातम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और चलिए सबसे पहले बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। अजय पाठक जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, और सबसे पहले आप दोनों का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का स्वागत है। और अजय पाठक जी, आपसे क्या ही पूछूं, खुश तो बहुत होंगे क्योंकि देखिए रुझान भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आने शुरू हो चुके हैं। आपको और आपके दर्शकों को, राधा जी, आपको, आपके दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को और मेरे मित्र अभिषेक जी को बहुत बहुत इस सुबह की बहुत सारे धन्यवाद। और ये सुबह की शुरुआत हमारी बहुत शानदार है। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है, भारतीय आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के विजन की जीत है, और उन लोगों की हार है जो लोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव राजनीति करते हैं। जो लोग इस देश में सिर्फ निगेटिव राजनीति का, कारपोरेशन से लेकर के विधानसभा, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक सिर्फ एक पैटर्न की राजनीति करते हैं, वो है भारत में निगेटिव राजनीति का बीज बोना। तो कांग्रेस हो, उद्धव गुट हो या विपक्ष हो, पूरा सिर्फ निगेटिव राजनीति किया। इसलिए मुंबईकर हो या 29 की 29 महानगर पालिका हो, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब इनके पास सिर्फ एक चीज है कि अब ये रोना चालू करेंगे, जैसा अभी आपने संजय राउत का दिखाया कि उनका वो चालू हो गए कि ईवीएम खराब है, अब ईवीएम में इन्होंने ये कर दिया, ईवीएम में वो कर दिया, वोट हमारे पक्ष में गिरे, इनके पक्ष में चले गए। ये दुनिया भर की चीजें ये करते रहेंगे और करते रहेंगे। लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता ये जानती है कि इस महाराष्ट्र को विकसित कौन बना सकता है, मुंबई को कौन विकास दे सकता है। 2.5 साल की सरकार जब उद्धव ठाकरे की थी तो फेसबुक से सरकार चलाने वाले विकास कर सकते हैं, या विपक्ष में रहते हुए उस समय देवेंद्र फडणवीस जी सारे जिलों का दौरा करके लोगों के दुख सुख में खड़े हुए वो विकास कर सकते हैं। और हमारी सरकार जो पिछले 3 सालों में 2014 से 2019 तक और पिछले 3 साल से जो हमारी 1 साल ये और 2.5 साल वो 3.5 सालों में जो हमने करके दिखाया मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। ये इनके पास रोने के अलावा कुछ बचा नहीं है। ये जमीन पे कुछ करते नहीं है, जमीन पे है नहीं, न इनके पास बूथ है, न संगठन है, न कार्यकर्ता है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ नेता है टीवी पे बोलने वाले और एक सिर्फ ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आते हुए आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। नागपुर और पुणे में बीजेपी आगे चल रही है, तो संभाजीनगर में AIMIM आगे चलती हुई, और इसी के साथ शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त, जैसा कि पहले भी हम जानकारी दे रहे थे किस तरीके से पुणे, नागपुर में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो साथ ही शुरुआती रुझानों में आपको बता दें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, लेकिन संभाजीनगर में AIMIM आगे चल रही है। और इसी बीच अजय पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीधा उन्हीं के पास चलते हुए। देखिए, शुरुआती रुझानों में भी अजय पाठक जी बातें साफ हो रही है कि बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन संभाजीनगर जहां पर भारतीय जनता पार्टी दावे बहुत करती है और किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करती हुई नजर आती है, वहां पर AIMIM का दबदबा तो हम देख ही रहे थे, लेकिन अभी रुझान ये बता रहे हैं कि वहां पर AIMIM भी आगे चल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? राधा जी, वो कुछ पॉकेट्स में है, कुछ पॉकेट्स ऐसा है कि जो उनका डोमिनेटेड है, वहां पे वो थोड़े बहुत आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआती रुझान है, अभी 11 साढ़े 11 बजते बजते सब साफ हो जाएगा। उनका भी सुपड़ा साफ होने वाला है। वो जिस तरह की राजनीति करती है, संभाजीनगर की जनता उनको जरा भी पसंद नहीं करती है, और खासतौर से वो एक पॉकेट है, उस पॉकेट के अंदर ठीक है थोड़ा बहुत अभी शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी वो सब साफ हो जाएंगे। दूसरी एक अहम बात कहना चाह रहा हूँ
कल तो ये लोग ये बात कह रहे थे कि नहीं, चुनाव हमारे पक्ष में आया, सब कुछ अच्छा है, ईवीएम टेम्पर नहीं है, ईवीएम का सब कुछ ठीक है। लेकिन आज सुबह होते ही इनको ये आभास हो गया कि हमारे पक्ष में कुछ नहीं आने वाला है, हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। खास तौर से मुंबई बीएमसी के अंदर इनकी जो भ्रष्टाचार की सरकार थी, इन्होंने जो 25 साल राज किया, वो समाप्त होने जा रहा है और एक नया मेयर भारतीय जनता पार्टी समर्थित बनने जा रहा है और मराठी मानुस बनेगा। ये जो ठीक है मराठी अजय जी, मानुस आपकी का बात क्लियर हो चुकी है। हम एक रिएक्शन कांग्रेस से भी ले लेते हैं और जो ईवीएम की आप बात कर रहे हैं उस पर जब यूबीटी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी रिएक्शन लेंगे, क्योंकि संजय राउत को भी हम सुन रहे थे किस तरीके से ईवीएम का जिक्र वो भी करते हुए नजर आए। चित्रा बातम के पास चलते हैं। चित्रा बातम जी, आपका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि देखिए शुरुआती रुझान पे आने शुरू हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और किस तरीके से संभाजी नगर में AIMIM आगे चल रही है, ये भी पिक्चर सामने आते हुए। लेकिन साथ ही साथ जो सर्वे बता रहे हैं इस बार कांग्रेस को 60 सीटें इस बार बीएमसी चुनावों में मिल सकती है। आप किस तरीके से इसे देख रही हैं और क्या कुछ इसके ऊपर आप कहती हुई नजर आएंगी? राधा जी नमस्ते सभी को जी। यहाँ पे जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता अजय जी बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उन्हें कितना अहंकार है इस बात का कि ये चुनाव वो किस लेवल पे जाके खेल रहे थे और किस लेवल पे जाके वो जीत रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि अगर इन्होंने इतना ही विकास किया था, 20 लाख करोड़ के विकास का ये दावा करते हैं, तो फिर वोटर लिस्ट चोरी करने की जरूरत क्या होती है? चुनाव आयोग को आगे करके अपना चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों होती है? क्यों इतना बेशुमार पैसा लगाने की जरूरत पड़ती है? तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि ये पूरी तरीके से इलेक्शंस रिग्ड रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे चुनाव आयोग एकदम मूक दर्शक बन के बैठा हुआ था, रक्षक ही भक्षक बन गया था और इसी वजह से आपने देखा है कि मुंबई के चुनाव हो या जो बाकी 29 महानगर पालिका के चुनाव है उसमें वोटर टर्नआउट कितना कम हो गया है। 2017 में 55.3% वोटिंग परसेंटेज था। चित्रा जी, इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा बताइए? चुनाव आयोग की क्या गलती है? चुनाव में विश्वास ही नहीं रह गया। मैं आपको वही बता रही हूँ कि लोकतंत्र के अंदर लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक धांधली होती रहती है और चुनाव आयोग सिर्फ मुख्य दर्शक बन के बैठा रहता है। चुनाव आयोग में कंप्लेन की जाती है, चुनाव आयोग उसका संज्ञान ही नहीं लेता है। आपको मैं बता दूं ऐसे कितने पोलिंग स्टेशन से जहां पे बाहर के वोटर लिस्ट अलग थी जो लोगों कार्यकर्ताओं को दिया गया था और वोटिंग पोलिंग स्टेशन के अंदर की वोटर लिस्ट अलग थी। इनके खुद के मंत्री, भाजपा के खुद के मंत्री नवी मुंबई में गणेश नायक वोट नहीं डाल पाए क्योंकि वोटर लिस्ट में से उन्हीं का नाम गायब था। आप सोचिए किस तरीके की, किस लेवल की धांधलगर्दी हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पूरी तरीके से एक रिग्ड इलेक्शन रहा है और इसे अगर जीतने का इनको बहुत ही गुमान है तो ऐसी जीत इनको ही मुबारक हो। लेकिन मुझे बहुत आहत है। चित्रा जी, हार स्वीकार कर लिए कांग्रेस ने, यही समझे आपके बयान से? मैं आपको सुन नहीं पाया, आप कृपया रिपीट चित्रा जी, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है, आपके इस बयान से यही समझा जाए? हार आप तब मानेंगे ना जब आप रूल से तो खेलेंगे, जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस खेलेंगे। ये देश किसी की बात की बपौती तो है नहीं। यहाँ पे चुनाव आयोग क्यों एक तरफा काम करता है? उसे तो फ्री एंड फेयर रहना चाहिए। वो अगर पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के पास चला गया है, उससे पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आप इसे निष्पक्ष चुनाव मानेंगे क्या? ठीक है चित्रा जी, हम अजय जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, अजय पाठक जी से। अजय जी, देखिए बार बार ये मुद्दा सामने आता है, कांग्रेस भी है चाहे अन्य पार्टियां हैं, यही आरोप लगाती है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में भाग नहीं लेते हैं। एक रिएक्शन इसका आपके ऊपर, इसके ऊपर आपका एक रिएक्शन। राधा जी, देखिए ये इनकी हताशा, निराशा और इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, नेता नहीं है, उसकी हताशा चित्रा जी अपना चुनाव आयोग के ऊपर उतार रही है। चुनाव आयोग क्या करेगा? मैदान में चुनाव आप लड़ रहे हो, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास कार्यक्रम नहीं है, आपके पास नेता नहीं है। आपके पास जब कुछ है ही नहीं तो आपको जनता क्यों देगी? आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, आपने गठबंधन तोड़ दिया, गठबंधन से अलग हो गए। आप दूसरी चीज बताइए, कितने साल पहले आप बीएमसी में थे? जरा गिनती करके बताइए। हमारी तो सरकार अभी आई है,
और उसके पहले आप कितने साल पहले, अरे 35 साल हो गया आपको बीएमसी में आए हुए, 35 साल से आप बीएमसी में नहीं है। 35 साल पहले बीएमसी में कभी रहे होंगे आप? 35 साल से बीएमसी के अंदर आप आई नहीं, तो आपको इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना आज आपकी मानसिकता है। आप लोग, अगर आपको चुनाव आयोग इतना खराब लगता है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे दे, गांधी को बोलिए इस्तीफा दे दे, सोनिया गांधी को बोलिए इस्तीफा दे दे। आप अपने विधायकों से, आप अपने जीते हुए कारपोरेटरों से बोलिएगा इस्तीफा दे दे। और चुनाव क्यों लड़ना है? जब आपको ये विश्वास है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे, तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को सेव करने के लिए है, ना नीति ये है, चुनाव ना आयोग पर नीयत आरोप है, जो ना है हर नेता। बार लगते हैं और ना इस पर हम आगे भी नीयत जवाब है, देंगे, ना लेकिन नीयत साथ ही है, ना साथ नेता दो है। मेहमान ये हमारे सिर्फ और साथ सिर्फ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। अनु पाटिल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एनसीपी की नेता है अजीत गुट से, और साथ ही साथ संदीप सोनवलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपके पास रिएक्शन लेने के लिए आएंगे। एक बार पहले हम अनु पाटिल जी से रिएक्शन ले लेते हैं, एनसीपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बताइए अनु जी, क्या आपका रिएक्शन इसके ऊपर? क्या चुनाव आयोग को आप भी गलत ठहरा रही हैं? क्योंकि महायुति के साथ हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या सोच आपकी? जी, मैं एक ही टिप्पणी देना चाहूंगी कि आने वाले इलेक्शन में जैसे पूरे महाराष्ट्र में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं। मैं उसके तथ्य में थोड़ी ये कहूंगी कि थोड़ी सी गड़बड़ी मुझे भी दिखाई दी गई है, चाहे वो पूना हो, चाहे विदर्भ हो, चाहे मुंबई हो, कहीं कहीं सारी नामें जो है वो डबल दिखी गई। साथ ही साथ में एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि आज शाई जैसे हम वोट करते हैं तो ये शाई लगाई जाती है, लेकिन मुझे उस जगह पर उसका आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि वो मार्कर से टिक मार कर रहे थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ दे थी कि आज हम सत्ता बावजूद भी ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमेटी ने ये जगह पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से काम ना हो। जी जी अनु जी। जी, मैं यही कहना चाहूंगी। आई हैव फिनिश्ड। बिल्कुल, तो देखिए अनु जी का भी रिएक्शन हम सुन रहे थे, किस तरीके से अनु जी भी आरोप लगा रही हैं, और इसी पर एक बार भारतीय जनता पार्टी से रिएक्शन ले लेते हैं। अजय पाठक जी, आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, क्योंकि एनसीपी अजीत गुट, ठीक है, भले ही इस बार चुनाव अलग लड़ रही हो, है तो महायुति का ही पार्ट, लेकिन इस तरीके के बयान अगर आ रही है तो इससे क्या समझूं? देखिए, वो जो स्याही वाली बात कर रही हैं, ये अभी अभी थोड़ी हो रहा है, उससे मार्कर से तीसरी बार लग रहा है, ये थर्ड टाइम है। वो लग रहा है पहली बार वोट डालने गई हैं, उनको ये जानकारी नहीं है, और मार्कर से लगाने के बाद वो मिटता नहीं है। अभी भी देखिए, मेरे आप कैमरा जूम करके दिखाइए, मैं वोट डाल करके आया हूँ, देखिए मार्कर से अभी भी लगा हुआ है कि नहीं, अभी भी आप देख लीजिए मेरे लगा हुआ है कि नहीं। मैं तो मिटाने की कोशिश किया, नहीं मिटा। ये लोग, ये झूठी अफवाह है, झूठी चीजें हैं। ये उद्धव ठाकरे जी के दिमाग में स्याही घुस गई है, वो दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सत्ता जाने वाली है। जब सत्ता जाने वाली होती है तो इसी तरह की बातें लोग करते रहते हैं, इसी तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं। मेन चीज है कि विपक्ष के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। जनता इनको क्यों चुनेगी, क्यों वोट देगी? और जनता ने अजय जी, मुद्दे से मत भटकिए, विपक्ष की बात नहीं हो रही थी यहाँ पर, एनसीपी की बात हो रही थी। अजीत गुट जो कि महायुति में ही हैं, उनकी तरफ से रिएक्शन आए हैं ऐसे, मैं उनके ऊपर आपसे जवाब ले रही हूँ। उनको ये जानकारी नहीं है, वही तो मैं जवाब दिया कि उनको ये जानकारी नहीं है कि ये थर्ड टाइम मार्कर से ही लगाए जा रहे हैं। मैं तीनों बार वोट दे करके आया हूँ, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और बीएमसी में भी, ये थर्ड टाइम वोट दे करके आया हूँ। उनको जानकारी नहीं है, ये मिटता नहीं है। मैं वही तो दिखाया आपको कि ये मिटता नहीं है अभी भी, और ये हफ्ते 10 दिन नहीं मिटेगा। ये अफवाह है, इसका कोई तथ्य नहीं है, ना ये इसका कोई सबूत है, ये ऐसी बातें है नहीं। ठीक है अजय जी, और इसी बीच संदीप सोनवलकर जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, जैसा कि आप सभी को सुन रहे थे, अजय जी को भी आपने सुना, अनु जी को भी सुना, और चित्रा जी को भी आप सुन रहे थे,
क्या आपको रिएक्शन से समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए एनसीपी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजित गुट का। कल भी हमारे साथ एक प्रवक्ता जुड़े थे, उनकी तरफ से बयान ऐसे आ रहे थे जैसे कि वो अभी भी साथ में हैं और कुछ खटपट नहीं है, सब कुछ ठीक है। आज बयान ऐसे आ रहे हैं जैसे कि एकदम अपोजिट हो, विपक्ष में लड़ाई लड़ रहे हो। किस तरीके से इसको समझे आप, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत पुराना शेर है कि मुझे अपनों ही ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जी मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो ये पूरी कहानी न केवल बीजेपी गठबंधन के साथ है, वहीं कांग्रेस का गठबंधन तो नहीं हुआ शिवसेना के साथ, लेकिन उनके साथ भी वही कहानी है, जहां आपस में ही झगड़े के चलते एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। भले परिणाम में बीजेपी आगे है, लेकिन गठबंधन में दरार पड़ गई है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लगता है कि बीजेपी उनको ठाणे में पीछे कर रही है, जबकि ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ था। अजीत पवार को लगता है कि पिंपरी चिंचवड पुणे में बीजेपी उनको पीछे कर रही, जबकि वहां उनका गढ़ था। बीजेपी सब जगह आएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, पार्टी का चुनाव तंत्र और उनके जो नेता, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन दिखा, वो किसी और पार्टी में नजर नहीं आया। चुनाव भाजपा ने पूरी तरह से लड़ा, वैसे ही लड़ा जैसे वो लोकसभा लड़ती है और जैसे विधानसभा लड़ती है। तो जाहिर तौर पर मेहनत का उनको परिणाम दिखा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इस चुनाव के दौरान दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला, बहुत सारे लोगों से आपस में जो सहयोग लिया गया, चुनाव में दूसरे कैंडिडेट चुराए गए, कहीं पर निर्विरोध चुन लिए गए, तो इससे लोगों में थोड़ा सा विश्वास पड़ा। मेरा ये कहना है अजय पाठक जी से कि आप जीतते हैं, आप जीती हुई पार्टी हैं, तो उस तरह बिहेव भी करें और ये ना करें कि कभी एमआईएम से समझौता कर लें, कभी कांग्रेस के कारपोरेटर चुरा लें, कहीं पर कोई दूसरा आरोप लग जाए। इससे बेहतर है कि आप बहुत शानदार जीत रहे हैं। और एक जरूर हुआ जिसमें शायद एक अच्छा इसको प्रतीक मान सकते हैं कि भाजपा ऐसा भी नहीं है कि सब जगह अकेले ही चुनकर आ रही है, उनको अभी भी गठबंधन के सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। यानी महाराष्ट्र में जो 100% भाजपा के लक्ष्य थे उससे थोड़ा पीछे, लेकिन भाजपा नंबर 1, ये जरूर चित्र दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से बीजेपी के लिए ये अच्छा रिएक्शन आया। अजय जी बिल्कुल आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन एक इसी बीच लोगों को ये भी बता देते हैं शुरुआती रुझान जो निकलकर सामने आ रही है, इसमें बीजेपी 35 सीटों पर आगे है और शिवसेना शिंदे गुट की बात कर ले तो 16 सीटों पर। एनसीपी का खाता नहीं खुला है, साथ ही साथ आरपीआई की बात कर ले तो खाता नहीं खुला। शिवसेना यूबीटी की बात कर ले तो 22 सीटों पर आगे चल रही है। एमएनएस 7 सीटों पर, यानी कि एमएनएस कहीं ना कहीं पीछे। कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला है। अदर्स की बात कर ले तो 4 सीटों पर आगे। ये शुरुआती रुझान है और इसी पर एक रिएक्शन आपका लेंगे अजय जी, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अपने बड़े भाई सोनोलकर जी की बात पे एक रिएक्शन देना चाह रहा था। सोनोलकर जी जो बोल रहे हैं उसको हम जरूर अपने नेतृत्व तक भी पहुंचाएंगे और हम लोग उस पे अमल भी करेंगे। देखिए, हमारा गठबंधन बहुत साफ था, जिसके साथ गठबंधन है उसके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो 90 से ज्यादा सीटें शिंदे साहब के साथ चुनाव बीएमसी चुनाव में है। बाकी नागपुर में हमारा है, पुणे में हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, तो लगभग 14 जगह हमारा गठबंधन है, उसके अलावा गठबंधन नहीं है। लेकिन हम जहां चुनाव लड़ रहे हैं ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हम किसी के सबके साथ हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं और हमारा वोट एक दूसरे को जाता है, इसीलिए ये सारा परिणाम आपको दिखेगा। हम घमंड में, किसी घमंड में नहीं है। हम लोग गली और मोहल्ले के लोग हैं। गली मोहल्ले में रोज हम लोगों से मिलते हैं और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से शालीन नेता इस महाराष्ट्र में कोई नहीं है। सबको साथ लेके चलने वाले आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हैं और उनकी नीतियों पे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। आप वो विधानसभा चुनाव अभी ठीक है अजय जी, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आते हुए, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, रुझानों में बीजेपी 51 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए शिवसेना यूबीटी को 35 सीटें और इसी के साथ शिवसेना यूबीटी 35 सीटों के साथ बढ़ती हुई। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई, 51 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई। अजय जी आपके पास वापस आते हुए, अजय जी जिस तरीके से आप अपनी बातें कह रहे थे उसमें एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा 14 जगहों पर आप शिंदे जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जगहों पर गठबंधन नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल, महिला वोटर्स का इस बार साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से महायुति को मिल रहा है। जो एग्जिट पोल आए, जो सर्वे हुए हैं, उसमें हमने देखा, जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें 44% वोट प्रतिशत जो है बीजेपी की ओर जाता हुआ, महिलाओं का या महायुति की तरफ जाता हुआ कह लीजिए। यूबीटी को 40% मिल रहा है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? फडणवीस जी को जाता है या फिर शिंदे जी को जाता है? क्योंकि देखिए
शिंदे जी तो हर मंच से यही कहते हैं, लाडली बहन योजना की शुरुआत हमने की थी, तो महिलाओं का जो सपोर्ट जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसके ऊपर एक रिएक्शन आपका। राधा जी देखिए, ये सरकार की योजनाएं हैं। उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे जी और अजीत दादा, इन तीनों लोगों ने मिलकर के योजना बनाई है। ये योजना सरकार की है। ये योजना लाडली बहन की योजना जो है वो सरकार की योजना है और हमारी योजना है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की योजना मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, अलग अलग स्टेट में हमारी ये योजना ऑलरेडी चल रही है। तो उसी योजना का महाराष्ट्र के अंदर विस्तार सा, सोनोलकर जी भी बताएंगे उसको, कि उसी योजना का महाराष्ट्र के अंदर विस्तार था और वही योजना सेम है ये। दूसरी चीज, आप सोनोलकर जी से एक सवाल और करिएगा, जो ये महाराष्ट्र के अंदर मुंबईकर और मराठी मानुस की बात कर रहे थे, ग्रामीण विभाग के चुनाव हुए अभी 1 महीना पहले, 20 तारीख को, जब 21 तारीख को रिजल्ट आया, तो गांव में तो प्योर महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, प्योर मराठी बंधु रहते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ क्या किया या उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया, उनसे ये भी सवाल लीजिएगा। ठीक है अजय जी, मैं आपका सवाल समझ चुकी हूँ, उनके पास भी चलेंगे। एक बार हम कांग्रेस के पास भी चलते हैं, चित्रा जी के पास चलते हुए। चित्रा बातम जी, आपने देखा शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला, कहीं पर कुछ भी उसके ऊपर बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है कि कांग्रेस के पास 1 सीट या 2 सीट पर खाता खुलता हुआ। क्या रिएक्शन आपका होगा इसके ऊपर? किस तरीके से देख रहे? क्या यही समझे कांग्रेस एक बार फिर महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में भी पिछड़ती हुई? देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और जैसे हमने कहा कि हम चुनाव सिर्फ और सिर्फ विरोधी पार्टियों से नहीं लड़ रहे थे, हम चुनाव तो चुनाव आयोग के से भी लड़ रहे थे। जिस तरीके से धांधली हुई है, जिस तरीके से टैंपरिंग हुई है, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में से नाम गायब हुए हैं, तो ये सब तंत्र मंत्र षड्यंत्र के खिलाफ भी हम चुनाव लड़ रहे थे। और इस बार बीएमसी में हमने एटलीस्ट हमारे वर्कर्स के सेंटीमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा न्याय उनके साथ किया है। और हम अकेले गए, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ सिर्फ हमने कुछ सीटों पे अलायंस किया हुआ, और सारे हमारे वर्कर्स इस बात से एटलीस्ट खुश थे कि एटलीस्ट उनका एक बेस बनेगा, एक कैडर बनेगा। तो यहाँ पे भले अभी हमारा खाता नहीं खुला है, ऑफ कोर्स हमें अपेक्षा है कि आगे ये नंबर्स और ये सीन चेंज होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और बिल्कुल चित्रा जी, देखिए होप बरकरार रहनी भी चाहिए। और सेम रिएक्शन जो है अनु जी से ले लेते हैं। अनु पाटिल जी, हम देख रहे हैं लगातार एनसीपी का भी अभी कोई भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या रिएक्शन इस पर, क्या कहना चाहेंगे आप? शायद आपके पास आंकड़ेवारी आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। अभी पूना में हमारी 10 सीटें ऑलरेडी चल रही है, अहिल्यानगर में 2 सीटें चल रही है, और सांगली मीरज में हमारी 3 सीटें चल रही है। तो आने वाले समय में 12-1 बजे तक तो और बहुत सारे खाते खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं खुला नहीं है, कई जगह हमारे अभी तक खाते नहीं खुले हैं। तो आने वाला थोड़ा समय है, अभी ये तो शुरुआत है, तो देखते हैं 12-1 बजे तक तो एटलीस्ट वो क्लियर हो ही जाएगा। बिल्कुल, तो होप देखिए बरकरार रहनी चाहिए और होप इसी तरीके से कायम रहे आपकी भी। साथ ही हम चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप सोनवलकर जी भी मौजूद है उनके पास। संदीप जी, जिस तरीके से अजय जी सवाल कर रहे थे मुंबईकर वर्सेस मराठी मानुस का, उन्होंने कहा किस तरीके से चर्चा चल रही है। उन्होंने पूछा गाँव में तो ज्यादातर मराठी ही रहते हैं, लेकिन उनका जो रुझान है किस तरीके से बीजेपी के ऊपर ही ज्यादा शिफ्ट होता हुआ, या फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है, यूबीटी की तरफ उतना नहीं दिख रहा। तो इसको किस तरीके से डिकोड किया जाए इस चुनाव? देखिए यूबीटी अभी तक तो कम से कम महाराष्ट्र में सिर्फ शहरों की ज्यादा पार्टी और अर्बन में मुंबई और कोंकण की पार्टी है। जो ये चुनाव हुए थे उनमें मराठवाड़ा, विदर्भ और तमाम चीजें थी, तमाम इलाके थे। दूसरा, मराठी का मुद्दा गाँव में नहीं है। मराठी वर्सेस जो अदर भाषाओं का मुद्दा है वो पूरे कहीं और, सिर्फ मुंबई में ये मुद्दा बनाएगा। मेरा सिर्फ अजय जी से यही आग्रह है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत पूरे महाराष्ट्र में जो आपने प्रयोग शुरू किया था 2022 से कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सब जगह रहेगी, वो बीजेपी आ भी रही है। लेकिन जो सवाल है लोगों के मन में, कॉमन मैन को लगता है कि जब भाजपा अच्छा करती है तो भी क्यों कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेती है जिनको नहीं लेना चाहिए। अजीत दादा पवार ने आरोप लगा दिया कि मुझ पर 70,000 करोड़ का आरोप है, फिर भी मैं उनके साथ में हूँ जो सत्ता में है। एकनाथ शिंदे साहब ने आरोप लगाया कि घोटाले करती है भाजपा। तो मुझे लगता है कि ऐसे इस तरह के आरोप नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का भरोसा
कम होता है, जीत का श्रेय निश्चित तौर पर भाजपा को है। देवेंद्र फडणवीस बेहतरीन काम कर रहे हैं और बेहतरीन जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे वो इकलौते नेता के तौर पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र में। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा, अजय जी शायद नहीं कहें, इस चुनाव के बाद उनका कद बढ़ेगा और निश्चित दिल्ली में भी वो अगले पारी के एक दावेदार भी हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र जीतने के बाद अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए अजय जी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक आपको यहाँ से मिला है और ये पॉजिटिव फीडबैक आता हुआ आपके लिए। लेकिन इसी बीच अनु जी के पास चलेंगे। अनु जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल कहिए जी। जी, मैं सर को एक बात कहना चाहूंगी कि अजित पवार साहब ने जो कहा, हमारे उप मुख्यमंत्री ने, वो सही कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया और आज हम सत्ता में हैं। तो इसका मतलब वो आरोप सिर्फ बेबुनियाद थे, जो वो सिद्ध हो चुके हैं। उनका कहना यही था। इसके लिए आप उनके ऊपर आरोप ना लगाए तो बेहतर होगा। आपके माध्यम से आप करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो ये झूठे आरोप आप ना लगाए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है अनु जी, आपने भी अपनी बात कह ली है और इसी के साथ ये चर्चा आगे ऐसे ही बरकरार रहेगी और शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए बीएमसी का बॉस कौन होगा, ये बड़ा सवाल है और आज रिजल्ट सामने आएंगे। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, साथ ही साथ रुझानों में बीजेपी 63 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए शिवसेना शिंदे गुट की बात करें, 35 सीटों पर आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे, यानी कि महायुति को फायदा होता हुआ हम देख पा रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीरें भी हम आपको तमाम काउंटिंग सेंटर्स के बाहर की दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बीएमसी का बॉस कौन होगा, आज तस्वीरें साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझान पे आने शुरू हो गए। इस बार मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा बेहद अहम है। साथ ही साथ मुस्लिम मतदाता इस बार किसके साथ, क्या उद्धव ठाकरे के साथ इस बार फिर से नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पिक्चर साफ होती हुई नजर आएगी, ये बातें भी क्लियर हो जाएगी। तो हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अन्य गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तब तक आप ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से काउंटिंग प्रोसीजर वहां पर चल रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें हम आपको लगातार आपके साथ शेयर करते हुए भारत एक्सप्रेस पर पल पल की अपडेट बीएमसी चुनाव को लेकर आपको मिलती हुई। बीजेपी 64 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 37 सीटों पर आगे चल रही है और ये लगातार आपके साथ साझा करते हुए कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। तो देखिए इस बार मुद्दा बहुत ही गर्म और इस बार कहां किसका दबदबा, इसको लेकर भी काफी सवाल था, जिस पर हमने आपको बताया भी कि किस तरीके से मुंबई को, चाहे थाने की बात हो, वहां पर शिवसेना यूपीटी बीजेपी का दबदबा, साथ ही थाने में शिवसेना शिंदे गुट का दबदबा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आती हुई वहां पर आपको बता दें, थाने में बीजेपी आगे चल रही है। साथ ही पुणे की बात कर ले तो वहां पर भी बीजेपी आगे चलती हुई। नागपुर की बात करेंगे तो बीजेपी आगे चल रही है। संभाजीनगर में जहां पर बीजेपी एआईएमआईएम का दबदबा, साथ ही शिवसेना यूबीटी का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा था, वहां पर एआईएमआईएम आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए शुरुआती रुझानों में क्या कुछ तस्वीरें हैं। भारत एक्सप्रेस आपके साथ पल पल की अपडेट साझा कर रहा है और इसी बीच ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती की जा रही है और बीएमसी का बॉस कौन होगा, आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए पिछले बार से ये चुनाव बहुत ही अलग है। पिछले बार से ये इस बार का बीएमसी चुनाव अलग इस तरीके से है कि पहली बार देखने को मिल रहा है ठाकरे ब्रदर्स एक होकर साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद से ये पहला बीएमसी चुनाव है। एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद से ये पहला बीएमसी चुनाव और बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के बाद भी पहला बीएमसी चुनाव है। तो पिछले चुनावों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही थी और इस बार हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान आया था, जिसमें मराठी वर्सेस गैर मराठी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैं भी एक मराठी हूं और बीजेपी की तरफ से ही कहीं ना कहीं मुंबई का मेयर बनेगा और वो भी एक मराठी होगा, हिंदी भाषी होगा, मराठी भाषी होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं किस तरीके से बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है। आज भी सुबह से लगातार भारत एक्सप्रेस पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करता हुआ इस पे हमने देखा अजय पाठक जी बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से काफी कॉन्फिडेंट नजर आए, उनकी तरफ से ये बातें सामने आती हुई और एक एक रिएक्शन हमने लिया है। साथ ही साथ
एक एक रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। अजय पाठक जी, बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही छोटा सा रिएक्शन आपका। जी अजय जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे, अनम्यूट कर लीजिए अजय जी अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन कर रही है। शानदार हमारे वर्कर ने काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को नीचे तक पहुंचाया गया है और उसी के चलते मुख्यमंत्री जी ने जो एक साल में और पिछले 2014 से 2019 तक जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उसी को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी को लेकर के महाराष्ट्र की जनता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है। तो ये जो महाराष्ट्र की जनता आशीर्वाद दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री को। एनसीपी का रिएक्शन, अनुज जी आपका एक रिएक्शन जल्दी से, देखिए किस तरीके से एनसीपी भी आगे चलती हुई और कहीं ना कहीं महायुति इस वक्त आगे चल रही है, तो आप दोनों के लिए ही फायदे की बात। मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे दूसरे चैनल पे भी जी बिल्कुल। आने वाले, मैंने कहा जैसे कि अब ये 12 बजे तक, 1 बजे तक ये पिक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहे या भाजपा रहे या अन्य कई पार्टी रहे, वो कौन से मुकाम पर पहुंचेगी, ये हम देखेंगे। 12-1 बजे तक क्लियर हो ही जाएगा। बिल्कुल, तो 12 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप भी काफी कॉन्फिडेंट है और ये जो कॉन्फिडेंस आप दोनों का मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, आज इस रिजल्ट में भी देखने को मिल सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीएफसी चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई, महायुति आगे चलती हुई, और पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। तो बीएफसी चुनाव का बॉस कौन होगा, शाम तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी।